अब हम लोग दूसरे टाइप का प्रोडक्ट देखेंगे जिसको कि वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है या क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है। तो वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो खुद एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे कि अगर मान लें अपने पास दो वेक्टर दे दिए गए, एक वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर है b, ठीक, और इनके बीच का जो एंगल है वो मान लेते हैं कि थीटा है, ठीक। तो इनका जो वेक्टर प्रोडक्ट आता है a, बीच में क्रॉस लिखते हैं, है ना, उसमें a डॉट भी लिखते थे, इसमें क्रॉस सिंबल देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो a क्रॉस b ये होता है a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, और साथ में एक यूनिट वेक्टर लगाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एन कैप, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इस वेक्टर प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट निकालने के बाद जो क्वांटिटी आया वो खुद एक वेक्टर है जिसका कि मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा है और डायरेक्शन जो है वो एन कैप की तरफ है ना। तो वेक्टर प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आया वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। तो इसमें से ये कह सकते हैं कि ए बी साइन थीटा क्या है। ए बी साइन थीटा है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, उसका मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा, और एन कैप क्या है, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर along the direction of क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो वेक्टर क्वांटिटी आएगा उसका डायरेक्शन भी ये बता सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें तो ये सीखना चाहिए कि जो एन कैप है उसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। तो एन कैप का डायरेक्शन पता करने के लिए कई सारे रूल्स हैं। एक को राइट हैंड थंब रूल कहा जाता है, एक राइट हैंड स्क्रू रूल कहा जाता है। इनमें से हम लोग एक रूल सीखेंगे, इस रूल को कहा जाता है राइट हैंड स्क्रू रूल। तो राइट हैंड स्क्रू रूल को जानने से पहले हमें एक चीज़ ये जानना चाहिए कि राइट हैंड स्क्रू होता क्या है ना। तो हम सब ने कभी न कभी लाइफ में स्क्रू का यूज़ किया होता है, ठीक। तो जो स्क्रू है वो कुछ ऐसा दिखता है, ये जो है इसका फ्रंट वाला पार्ट हो गया, और ये जो है यहाँ पर देखेंगे ये हो गया बैक वाला पार्ट, ठीक। तो इस स्क्रू में क्या होता है कि कुछ थ्रेड्स बने होते हैं। थ्रेड्स मतलब ये पतली पतली लाइंस इस पर इस तरह से बनी होती है, जिसके कारण से स्क्रू को घुमाने से ये स्क्रू दीवार के अंदर या बाहर आता जाता रहता है, ठीक है। तो स्क्रू की खास बात यह है कि अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाए, इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाए तो स्क्रू खुलता है इधर की तरफ, है ना, ऐसे बाहर निकलेगा। आप इमेजिन करके देखें कि जो स्क्रू है, अगर मान लेते हैं कि किसी दीवार के अंदर ये घुसा हुआ है
और स्क्रू को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड से घुमा रहे हैं। तो घुमाने से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, स्क्रू खुलता है। खुलने का मतलब कि वो बाहर की तरफ आएगा, है ना। तो बाहर की तरफ आने को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि आउटवर्ड। यहाँ पर जो फिगर में बनाया है, फिगर में हमने दिखाया कि राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्क्रू घुमाया जाए तो इधर जाएगा राइटवर्ड। और उसी तरह से अगर एक स्क्रू फिर से बनाएं तो ये स्क्रू जो है सेम स्क्रू है, इसका डायग्राम हम लोग कुछ इस तरह से बनाएंगे, जिसमें से ये इसका बैक वाला पार्ट हो गया और ये फ्रंट पार्ट है। ठीक, इसमें वैसे ही थ्रेड्स बना देते हैं जो सर्कुलर थ्रेड्स होते हैं, या कहें कि हेलिकल शेप का होता है थ्रेड्स ऐसे। तो अगर ऐसा कहा जाए कि इस स्क्रू को अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाए, है ना, यहाँ से इसको ऐसे घुमाया जाए तो ये स्क्रू जो है अंदर की तरफ जाता है ना, इस डायरेक्शन में ये जाएगा। अगर फिगर में देखें तो ये जाएगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई स्क्रू दीवार में घुसा हुआ है और उसको हम लोग अपने राइट हैंड से उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने से स्क्रू और टाइट होता है। टाइट होने का मतलब है कि वो अंदर की तरफ जाता है दीवार में। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी होगी, कब स्क्रू अंदर जाएगा और कब स्क्रू बाहर आएगा। अभी जो स्क्रू है इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से इमेजिन करेंगे। इस तरह से एक एरो दिखाएंगे और यहाँ पर जो है ये एरो जैसा दिखाएंगे इसको। तो ये हो गया इसका, कह सकते हैं कि टेल, जो बैक उसको टेल कह सकते हैं, और ये जो फ्रंट पार्ट है इसको हम लोग कह सकते हैं हेड। ठीक, तो जो स्क्रू है, स्क्रू अगर अंदर की तरफ होगा ऐसे, तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, ये हो गया स्क्रू। ठीक है, मतलब ये इसमें ये है कि इसका जो हेड है, हेड अंदर की तरफ है और टेल हमें दिख रहा है बाहर की तरफ। हेड इसका हमें दिखेगा नहीं, हमें सिर्फ टेल दिखेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट दिखेगा। तो ये वाला पार्ट ऐसे दिख रहा होगा हमें क्रॉस जैसा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि अगर स्क्रू को ऐसे अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाए, जैसा कि यहाँ बताया गया। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो स्क्रू जो है बाहर की तरफ आएगा, स्क्रू खुलेगा, तो ये हो जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में स्क्रू आएगा। ठीक, अगर वैसा ही स्क्रू हम लोग यहाँ पर बनाए, यहाँ पर, तो इसमें भी स्क्रू का हमें सिर्फ टेल दिख रहा होगा, हेड अंदर की तरफ है। ठीक, लेकिन अगर इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाए, ठीक है, जैसा कि यहाँ बताया गया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने से स्क्रू टाइट होता है। तो टाइट होने का मतलब कि स्क्रू अंदर जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे इनवर्ड। इनवर्ड डायरेक्शन में ये जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये जो हमने स्क्रू को रिप्रेजेंट किया था उसी को हमने यहाँ भी दिखाया है। ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से बाहर आता है, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से बाहर आ रहा है। ठीक है, इसमें क्लॉकवाइज घुमाया था हमने, तो ये दोनों स्क्रू एक जैसे हैं, देखेंगे। इसमें क्लॉकवाइज घुमाने से ये लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, इसको क्लॉकवाइज घुमाने से अंदर की तरफ जाएगा, मतलब हेड की तरफ जाएगा अपने। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा होगा। ठीक, तो ये राइट हैंड स्क्रू के बारे में इतनी जानकारी हमें पहले जाननी थी। अब हम लोग आसानी से राइट हैंड स्क्रू रूल को समझ सकते हैं। ठीक है, तो समझने के लिए क्या करेंगे कि पहले हम लोग दो वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं, है ना।
ये दो वेक्टर्स जो हैं, ये हो गया एक, ये मान लेते हैं कि वेक्टर बी है, और एक हो गया वेक्टर ए। ठीक, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इनका टेल को कोइंसाइड कराना चाहिए, जो कि यहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है, दोनों का टेल एक जगह मिलाया गया है। ठीक है, तो पहले इसमें हम क्या करेंगे कि टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ A cross B, shift one of the vectors such that their tails coincide. जैसा कि हम लोग दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए भी यही करते थे, दोनों के टेल्स को पहले मिलाते थे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, देन पुट a right hand screw at the point of intersection of tails, जहाँ पर दोनों के टेल्स मिल रहे हैं उस पॉइंट पर हम लोग स्क्रू को रखेंगे। तो स्क्रू को यहाँ पर रखेंगे, तो कैसे रखना है, इसमें हमें ध्यान रखना है कि कहा गया कि पुट a right hand screw at the point of intersection of tails such that screw is perpendicular to plane of vectors A and B, है ना। तो आप देखेंगे कि दो A और B दो वेक्टर्स हैं, ये दोनों किसी एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। फिगर में ये प्लेन ऑफ पेपर पे दिख रहे हैं, है ना, दोनों पेपर के प्लेन में है। तो स्क्रू को हमें पेपर के परपेंडिकुलर यानी इनके प्लेन के परपेंडिकुलर रखना चाहिए। तो रखेंगे तो उसका हेड जो है वो हेड होगा वहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट पर, और टेल हमारी तरफ होगा, है ना। तो ये कैसा स्क्रू दिखेगा, स्क्रू देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा। ये यहाँ पर हम लोग इसको क्रॉस करके दिखाते हैं, क्योंकि हमें टेल दिख रहा होगा, हेड जो है वो अंदर की तरफ होगा, हमसे छुपा होगा, है ना। अब ये स्क्रू हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे हमें A क्रॉस B का डायरेक्शन निकालना हो, तो इसमें से A क्रॉस B में से जो पहले लिखा होता है उसको कहा जाता है फर्स्ट वेक्टर। पहले का मतलब जो लेफ्ट में लिखा हो, इसको कहा जाता है फर्स्ट वेक्टर, और जो बाद में यानी राइट साइड में लिखा होता है उसको कहा जाता है सेकेंड वेक्टर। ठीक है, तो स्क्रू को हम लोग टर्न करते हैं फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर कहेंगे देन टर्न द स्क्रू फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर वाया स्मॉलर एंगल। स्मॉलर एंगल का मतलब क्या हुआ, आप देखेंगे कि जो स्क्रू है इसको हमें कहा गया फर्स्ट से सेकंड की तरफ घुमाने के लिए। फर्स्ट यहाँ पर A है
और सेकेंड यहाँ पर बी है। तो स्क्रू को घुमाने के दो रास्ते हैं ए से बी की तरफ ले जाने के। कोई ऐसे सोच सकता है यहाँ से ऐसे घुमाने का, और कोई सोच सकता है कि ए से बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जाएंगे, है ना। मतलब कोई क्लॉकवाइज घुमाने की सोच सकता है, कोई एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की सोच सकता है। लेकिन जैसा कि यहाँ बताया गया, हमें स्मॉलर एंगल से होकर के ले जाना है, वाया स्मॉलर एंगल। तो स्मॉलर एंगल का जो है ये थीटा वाला है, तो सर्टेनली इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घुमाना पड़ेगा। ठीक, अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्क्रू को घुमाएंगे, फिर देखेंगे कि स्क्रू का मूवमेंट किधर हो रहा है। क्या वो अंदर की तरफ स्क्रू जा रहा है, क्या वो बाहर की तरफ आ रहा है, ये सारी हम चीज़ें हमें देखनी होंगी। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, द मूवमेंट ऑफ screw will give the direction of A क्रॉस B। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जो है जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका डायरेक्शन हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इस फिगर में देखेंगे कि इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है हमें, फर्स्ट से सेकंड की तरफ स्मॉलर एंगल से होते हुए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्क्रू को घुमाएंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से स्क्रू खुलता है। स्क्रू खुलने का मतलब कि बाहर की तरफ आता है। तो इसलिए ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन हो गया वो हो जाएगा यहाँ पर आउटवर्ड, जैसा कि फिगर में दिख रहा है हमें। ठीक है, अच्छा, उसी तरह से अगर कोई कहता कि बी क्रॉस ए का डायरेक्शन बताओ, है ना, तो अगर हम ऐसा करते कि ये हमने दिखाया डायरेक्शन ए क्रॉस बी का, अगर बी क्रॉस ए का डायरेक्शन दिखाना होता, ये बी है, ये ए है और ये है थीटा, तो उसके लिए भी स्क्रू को हम लोग कहाँ रखते, जहाँ दोनों के टेल्स मिल रहे हैं, यहाँ पर रखते स्क्रू को। ठीक, स्क्रू का हेड अंदर होता और टेल बाहर होता, जो कि हमें दिख रहा होता ऐसा, है ना। अब बी क्रॉस ए में बी क्रॉस ए निकालना हो तो बी होगा फर्स्ट वेक्टर और ए होगा सेकेंड वेक्टर। ठीक, तो हमें कहा गया कि फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड वेक्टर की तरफ टर्न करना है वाया स्मॉलर एंगल। तो फर्स्ट वेक्टर यहाँ पर बी, सेकेंड ए, तो बी से ए की तरफ घुमाने के लिए हमें छोटे वाले एंगल से ऐसे घुमाना पड़ेगा क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे स्क्रू को ऐसे, तो ये स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा, स्क्रू टाइट होता है। तो अंदर का जाने का मतलब हो गया कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन है वो हो गया इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरह से राइट हैंड स्क्रू रूल से हम लोग किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि हमने अभी क्या समझा था कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू होती है ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, तो एन कैप का जो डायरेक्शन होता है वो होता है यूनिट वेक्टर along ए क्रॉस बी, है ना। अब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होता है, द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ vectors A and B given by right hand screw rule और right hand thumb rule।
ठीक है, हम लोग राइट हैंड सिर्फ स्क्रू रूल की बात करेंगे। तो अभी हमने क्या सीखा कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, और यही कारण है जिससे हम लोग क्या करते थे, स्क्रू को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखते थे, मतलब कि ए बी प्लेन के परपेंडिकुलर रखते थे। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमने क्या बताया कि पुट राइट हैंड स्क्रू at the point of intersection of tails such that screw is perpendicular to plane of vectors a and b। ठीक है, तो इतना तो कंफर्म है कि ए बी प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है। अगर इस प्लेन की बात करें तो या तो इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा। तो इनवर्ड आउटवर्ड पता करने के लिए हम लोग स्क्रू रूल को यूज करते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल को यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। इस राइट हैंड स्क्रू रूल से हम लोग अपने पास जो 3 परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्पेस में 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन होते हैं, और इन तीनों डायरेक्शन में हमने एक एक यूनिट वेक्टर लिया था, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिया था आई कैप, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिया था जे कैप, और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिया था के कैप। ठीक, अगर हमें पता करना हो कि आई क्रॉस जे कितना होता है, ठीक है, तो आई क्रॉस जे निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है उसको यूज करना है, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो देखेंगे कि यहाँ पर आई का मैग्नीट्यूड होता है 1, जे का भी मैग्नीट्यूड होता है 1 इंटू ये दोनों आई और जे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनके बीच का जो एंगल है थीटा ये 90 डिग्री होगा। ठीक, तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन निकालना है, यानी कि एन कैप निकालना है, तो उसके लिए हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल को यूज करेंगे। तो इतना तो कंफर्म है कि आई और जे जो 2 वेक्टर हैं, जो 2 यूनिट वेक्टर हैं, उनके प्लेन के परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन होगा। तो जो आई और जे वेक्टर्स हैं वो एक्स वाई प्लेन में होंगे, तो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक ही बनता है, जेड डायरेक्शन, है ना। तो जेड डायरेक्शन के पैरेलल एक स्क्रू रखेंगे हम लोग, है ना। तो स्क्रू को हम लोग ऐसा रखते हैं, मान लेते हैं ये एक स्क्रू है, ठीक है, ऐसे स्क्रू दिखा सकते हैं। ये स्क्रू का इधर वाला पार्ट टेल हो गया और इधर वाला पार्ट हेड हो गया, ठीक है। इसमें हम चाहें तो थ्रेड दिखा सकते हैं, तो ये हो गया थ्रेड, ऐसे बन गए। अब इसमें से आई जो है फर्स्ट वेक्टर है और जे सेकेंड वेक्टर है। तो जैसा कि हमें बताया गया है कि क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने के लिए स्क्रू को फर्स्ट से सेकेंड की तरफ टर्न करना चाहिए। यहाँ पर जो आई है, आई फर्स्ट वेक्टर है और जे सेकेंड है, तो स्क्रू को हम लोग आई से जे की तरफ ऐसे रोटेट कराएंगे। छोटा वाला एंगल 90 डिग्री है, उससे होकर घुमाएंगे। तो ऐसे घुमाने से स्क्रू जो है खुलता है। खुलने का मतलब कि उसका जो डायरेक्शन होगा वो इधर की तरफ आएगा स्क्रू, जो कि जेड डायरेक्शन बताता है। जो जेड डायरेक्शन की तरफ एक यूनिट वेक्टर लेना है हमें। एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर लेना है, एक यूनिट वेक्टर है, और इसलिए हमें जेड डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा के कैप। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं के कैप, यानी कि आई क्रॉस जे वो आ जाएगा के कैप इक्वल, ये सारा वैल्यू तो हो गया 1 के कैप, ठीक है। तो इस तरह से आई क्रॉस जे का वैल्यू हो गया के कैप। वैसे ही अगर कोई कहे कि हम लोगों को निकालना है जे क्रॉस के,
तो क्या करेंगे, जे का मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड 1, है ना, साइन जे और के का मतलब है एक तो वाई डायरेक्शन और जे डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होगा, तो यहाँ 90 डिग्री रखेंगे। और उसके बाद हम लोग इसका डायरेक्शन निकालेंगे। डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेना होता है एन कैप, तो क्या करेंगे, जे और के ये वाई जेड प्लेन में होंगे, तो वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर हमें स्क्रू रखना होता है। यानी स्क्रू को हम लोग कैसे रखेंगे, स्क्रू को हम लोग रख सकते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये हो गया राइट हैंड स्क्रू, है ना, जिसका टेल यहाँ पर और हेड जो है वो ओरिजिन के पास में है। ठीक, यहाँ पर भी ऐसे चाहें तो थ्रेड्स बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि इसमें फर्स्ट वेक्टर यानी जे से सेकेंड वेक्टर यानी के की तरफ स्क्रू को रोटेट करना है थ्रू स्मॉलर एंगल। तो जे जो है वो इधर है और के इधर है, तो इसको हमें जे से के की तरफ यानी ऐसे घुमाना पड़ेगा। अगर इस स्क्रू को वैसे ही घुमाएं यानी कि ऐसे की तरफ घुमाएंगे तो देखेंगे कि स्क्रू जो है फिर से खुलता है। ठीक है, तो खुलने का मतलब क्या हुआ कि जो स्क्रू है वो इधर जाएगा एक्स डायरेक्शन में, है ना, और एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आई कैप, मतलब एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो जे और के दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो ये आ गया आई कैप, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होगी वो होती है 1, यानी जे क्रॉस के ये हो जाएगा आई कैप। ठीक, अच्छा, उसी तरह से जैसे हमने अभी जे क्रॉस के निकाला, वैसे ही अगर कोई ये कहे कि के क्रॉस जे का डायरेक्शन बताओ, तो के क्रॉस जे का डायरेक्शन माइनस आई कैप होना चाहिए। कैसे, अब देखेंगे के क्रॉस जे का मतलब है अब हमें इसमें के फर्स्ट वेक्टर हो जाएगा और जे सेकंड वेक्टर हो जाएगा। तो इसलिए स्क्रू को हमें कैसे घुमाना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे घुमाना पड़ेगा, यानी कि अभी जो हमने घुमाया था उसके उल्टा ऐसे। तो क्लॉकवाइज घुमाने से स्क्रू जो है अंदर की तरफ जाता है, यानी कि निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लेंगे माइनस आई कैप। जैसे यहाँ भी था, हमने आई क्रॉस जे निकाला था, के कैप आया था। अगर कोई ये कहता कि जे क्रॉस आई का वैल्यू बताओ, है ना, तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही आना है इसका भी। अब जे क्रॉस आई का मतलब हुआ ये जे है और ये है आई, तो हमें क्या करना होगा, जे से आई की तरफ ऐसे घुमाना होगा। ये जो स्क्रू है ये वाला स्क्रू बनाया था तब हमने इनके परपेंडिकुलर, तो ये स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो इधर आ रहा था, तो यहाँ तो क्लॉकवाइज घुमाना है जे क्रॉस आई के केस में, तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा यानी निगेटिव जेड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर लेंगे निगेटिव जेड डायरेक्शन में माइनस के कैप, उसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसी तरह से एक और क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं हम लोग। उसके लिए फिर से एक क्लियर फिगर बनाते हैं, है ना। ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है आई कैप, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है जे कैप और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है के कैप। ठीक, तो इस बार हम लोग क्या निकालेंगे, अभी हमने निकाला आई क्रॉस जे, फिर निकाला जे क्रॉस के, इस बार हम लोग निकालेंगे के क्रॉस आई का डायरेक्शन। तो के और आई जो है, अब देखेंगे कि ये एक्स जेड प्लेन में है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर यानी वाई डायरेक्शन में होना चाहिए,
है ना। y ऊपर या नीचे हो सकता है। तो xy प्लेन के परपेंडिकुलर एक स्क्रू बनाते हैं, है ना। ये स्क्रू कुछ ऐसा होगा, जिसका हेड रखेंगे ऑरिजिन पर और टेल इधर होगा y एक्सिस पर, ठीक है। इसमें चाहे तो थ्रेड्स बना सकते हैं। तो जो थ्रेड्स है वो ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसा। अब इसमें कहा गया कि k क्रॉस i में आप देखेंगे k फर्स्ट वेक्टर होगा और i सेकेंड वेक्टर होगा। जो लेफ्ट में है वो फर्स्ट, जो राइट साइड में है वो सेकेंड वेक्टर। तो k से i की तरफ हमें स्क्रू को टर्न करना होगा, इसको ऐसे घुमाना होगा k से i की तरफ। यानी स्क्रू को हम लोग कैसे घुमाएंगे, स्क्रू को हम लोग घुमाएंगे ऐसे की तरफ। तो ऐसे घुमाने से देखेंगे कि स्क्रू जो है वो खुल रहा होगा, यानी कि पीछे की तरफ जा रहा होगा y डायरेक्शन में। और इसलिए y डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर जो आएगा उसको हम लोग लिख सकते हैं j कैप, ठीक। तो k क्रॉस i इज इक्वल टू j कैप आया। तो i क्रॉस k जो होगा वो आना चाहिए माइनस j कैप। k क्रॉस i में क्या करेंगे, सॉरी i क्रॉस k के लिए हम क्या करेंगे कि हम लोग इसको ऐसे घुमाएंगे, क्योंकि अब i फर्स्ट होगा k सेकेंड होगा। तो ऐसे यानी कि यहाँ से स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाने से क्या होगा कि स्क्रू टाइट होगा, यानी कि नीचे की तरफ जाएगा। तो निगेटिव y डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लेंगे माइनस j कैप, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैसे इसको याद रखें, हम लोग इसको याद रखना बहुत आसान है। अपने पास 3 यूनिट वेक्टर हैं i j k। तो इसका एक ऑर्डर ध्यान रखेंगे तो ये सारे फॉर्मूले याद रहेंगे। कैसे, जो i क्रॉस j है ये k कैप हो जाता है, ठीक है। i क्रॉस j k कैप आता है। उसी तरह से j क्रॉस k i कैप हो जाता है ना। j क्रॉस k हो जाएगा i कैप। और फिर k क्रॉस i निकालेंगे तो ये आता है अपना j कैप, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर ऑर्डर का हमें ध्यान रखना है। इसको फिर से लिखते हैं कि i क्रॉस j, ये i से j की तरफ जाते हैं तो आता है k कैप। उसी तरह से j क्रॉस k ये आ जाएगा i कैप। फिर k क्रॉस i ये हो जाएगा j कैप, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले अगर याद हैं तो इनका उल्टा वाला भी हम लोग निकाल सकते हैं। j क्रॉस i माइनस k कैप हो जाएगा और यहाँ से k क्रॉस j माइनस i कैप होगा। फिर i क्रॉस k माइनस j कैप होगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये बार बार यूज़ में आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2 डिफरेंट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 डिफरेंट वेक्टर्स का 2 आइडेंटिकल जो यूनिट वेक्टर्स हैं अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो क्या आएगा। उसके लिए हम लोग एक फिगर बनाते हैं, है ना। जैसे ये हो गया y डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन और ये हो गया z डायरेक्शन, ठीक है। तो x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेते हैं हम लोग i कैप, y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेते हैं j कैप और z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेते हैं k कैप। तो अगर कोई कहेगा कि i क्रॉस i का वैल्यू बताओ तो i का मैग्नीट्यूड 1 फिर i का मैग्नीट्यूड 1, चूँकि दोनों जो है वो एक ही वेक्टर है तो दोनों के बीच का एंगल होगा 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री रखेंगे और n कैप लगाने के बाद भी ये 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से
अगर j क्रॉस j का वैल्यू निकालें तो 1 इंटू 1 इंटू साइन 0 डिग्री, साइन 0 0 होता है इसलिए ये भी 0 हो जाएगा। k कैप क्रॉस k कैप 1 इंटू साइन 90 डिग्री टू n कैप इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या सीखा कि दो आइडेंटिकल यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। i क्रॉस i 0, j क्रॉस j 0 और k क्रॉस k भी 0। आइडेंटिकल यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है और डिफरेंट वाले का जो है हमने यहाँ पर ये सीख लिया है कि इस तरीके से निकालेंगे। इसके लिए ये वाला पर्टिकुलर जो सीक्वेंस बताया हमने कि कैसे i j k रख करके ऐसे समझेंगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको ज़रूर ध्यान रखना होगा।